Assalamu alaikum dear students. Today our topic is AC through an inductor. AC through an inductor. What is an inductor? Inductor is a coil. It is two-terminal electrical component that stores energy in a magnetic field when electrical current flows through it. इंडक्टर को हम कैसे डायग्राम से कैसे शो करेंगे, किस तरह कैसे होता है ये एक आयरन कोर है, जैसे सॉलिनॉइड होता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है सॉलिनॉइड के बारे में। इसके ऊपर इंसुलेटिंग वायर की वाइंडिंग की जाती है। ऐसे टू टर्मिनल्स होते हैं इसके, जिसको वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया जाता है, फिर क्या यहाँ से करंट फ्लो करता है। और ये एक सिंपल सी डायग्राम है इंडक्टर की, जिसको कॉइल भी कहते हैं, सॉलिनॉइड भी कहते हैं। इसके इस्तेमाल कहाँ है, कहाँ पर ये यूज़ कहाँ पर होता है? इट सप्लाइज एनर्जी टू द सर्किट टू कीप करंट फ्लोइंग ड्यूरिंग द ऑफ स्विचिंग पीरियड्स। क्योंकि इसके ऊपर थिक वायर की वाइंडिंग की हुई होती है, जिसकी वजह से इसका एरिया जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। एरिया जब इंक्रीज़ कर जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन है R इज इक्वल टू रो L ओवर A। एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। अब जैसा कि हम पहले डीसी में पढ़ चुके हैं, इसको इस तरीके से समझते हैं। डीसी को जब कनेक्ट किया जाता है बैटरी के साथ, यानी डायरेक्ट कॉइल को कनेक्ट किया जाता है बैटरी के साथ, यहाँ पर स्विच लगाया जाता है। अब जब स्विच को ऑन करते हैं तो शुरू में वोल्टेज की वैल्यू 0 होती है, फिर इंक्रीज़ करती है तो उसमें वेरिएशन आती है। वेरिएशन आने की वजह से यहाँ पर चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन, अगर यहाँ पर बैटरी की डायरेक्शन इस साइड पर है तो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन इस साइड पर होगी, यानी उसको बैक ईएमएफ भी कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट की एग्जांपल लें और इसको कॉइल के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि ये ऑल्टरनेट कर रहा है, चेंज ऑफ फ्लक्स है, चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस ईएमएफ की वजह से यहाँ पर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी बैक ईएमएफ, उसको इंड्यूस ईएमएफ को बैक ईएमएफ भी कहते हैं, उसकी डायरेक्शन। और ये जो एसी सोर्स है इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब ये ऑपोजिट होने की वजह से इस करंट को एसी सोर्स जो वोल्टेज है प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है, उसको ये अपोज करता है। अपोजिशन की वजह से क्या होगा कि वो ब्लॉक कर देगा करंट को। अब यहाँ पर स्टेडी करंट को पास करवाना है तो कैसे पास करेगा? हमारे पास इक्वेशन है, हम ये ऑलरेडी इसको ड्राइव भी कर चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। अब हमने इतना वोल्टेज देना है कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ है इसको ओवरकम कर सके, तो वो वोल्टेज उसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे। V इज इक्वल टू L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। अब यहाँ ये कांस्टेंट है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा I ओवर डेल्टा T। हम इस स्लोप की हेल्प से ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, अब इससे हम, क्योंकि डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पर, इससे हम वोल्टेज की वैल्यू को ड्राइव कर सकते हैं। वोल्टेज इसकी IT कर्व से हम वोल्टेज की वैल्यू गेन कर सकते हैं। अब बात की जा रही है यहाँ पे कर्व की। जब कर्व की बात की जाती है तो फिर हम बात करते हैं स्लोप की। और स्लोप क्या होता है? स्लोप है टेंजेंट। टेंजेंट क्या है? स्लोप को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा Y ओवर डेल्टा T। अगर हम यहाँ पर वेव फॉर्म ड्रॉ करें, ये कर्व है और कर्व पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट से हमें
अब क्योंकि यहाँ पर हम IT ग्राफ बनाएंगे, IT कर्व ले रहे हैं, तो IT ये अलोंग द y एक्सिस है और ये अलोंग द x एक्सिस है। अब इसमें इसकी जो इनिशियल वैल्यू I2 माइनस I1 हो जाएगी वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल जो है वो T2 माइनस T1। इस तरीके से ये स्लोप, और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके हम यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू ले सकते हैं। कैसे, अब हम यहाँ देखते हैं IT कर्व से हम वोल्टेज की वैल्यू कैसे गेन करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप स्लोप ड्रॉ करें इस तरीके से, हम कैपेसिटर के केस में भी पढ़ चुके हैं, अब हमारे लिए इसको अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करते हैं स्लोप, तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगर आपने ध्यान से सारी वो फिगर को समझा है तो आपको इजीली आप इसको समझ सकते हैं कि स्लोप के ड्रॉ करने से यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो इधर यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और जब स्लोप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट क्योंकि पैरेलल है और ज़ीरो फेज एंगल है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी। इसको हम अलहदा से अगर ड्रॉ कर दें तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी, समझना आसान हो जाएगा। यहाँ पे स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम v हमने, क्योंकि हमें वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम। यहाँ पर इसकी वैल्यू इसके पैरेलल देखें, इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और यहाँ पर नेगेटिव साइड पर मैक्सिमम, फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू ज़ीरो और मैक्सिमम, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो। सेम इसको इसी तरीके से हम ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से हमें वोल्टेज की वैल्यू मिल जाती है। अब अगर इसको एक ही ग्राफ में ड्रॉ करें तो कैसे करेंगे हम, I की वैल्यू को ड्रॉ किया और यहाँ से हम वोल्टेज की वैल्यू लेते हैं। वोल्टेज मैक्सिमम है जब I की वैल्यू ज़ीरो है, और जब I की वैल्यू मैक्सिमम है तो वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो होगी, और यहाँ पर जब I की वैल्यू ज़ीरो होगी तो वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी। I की वैल्यू मैक्सिमम है तो वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो होगी। यहाँ पर I की वैल्यू ज़ीरो है तो वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी। यहाँ पर इसकी वैल्यू, जब इसकी I की वैल्यू मैक्सिमम है तो वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो होगी। इसको हम ज्वाइन करते हैं। जी, इस तरीके से हमें यहाँ पर I की वैल्यू, हमने IT ग्राफ बना लिया। अब यहाँ पे फिर आपको एक ही वही बात पता चल रही है कि जो इनके दरमियान एंगल का डिफरेंस है वो 90 का है। करंट की वैल्यू यहाँ पर जो है वो ज़ीरो है और वोल्टेज की वैल्यू V नॉट मैक्सिमम है। इन दोनों के दरमियान जो फेज़ डिफरेंस है वो 90 का है। इसको अगर हम ड्रॉ करें इस वेक्टर फॉर्म में तो यहाँ पर हम लेंगे करंट एज अ रेफरेंस, और वोल्टेज क्योंकि लीड कर रहा है बाय द एंगल ऑफ 90, तो ये हम इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देंगे। वही पॉइंट्स अब दोबारा से रिपीट करेंगे। कौन से वाले? पावर डिसिपेशन, पावर लॉसेस। इसमें पावर डिसिपेशन कितनी है? अब जो इंडक्टर होता है, अगर उसको हम आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करें तो क्या होता है, ये वाली उसकी डायग्राम है। इसका जो ये हाफ साइकिल है, ये इसमें एनर्जी गेन हो रही है और इसमें एनर्जी लॉस हो रही है। इसमें एनर्जी, सॉरी नज़र नहीं आ रहा है, हाँ, अगर ये डायग्राम हम ड्रॉ करें तो इसमें एनर्जी गेन हो रही है, इसमें लॉस, इसमें एनर्जी गेन और इसमें एनर्जी लॉस। इसको आप इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये मैग्नेटाइज हो रहा है, ये डीमैग्नेटाइज, क्योंकि कॉइल है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, और मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होगा। ये इसी तरीके से ये भी पहले मैग्नेटाइज फिर डीमैग्नेटाइज। जो पावर लॉसेस हैं वो ज़ीरो होंगे इसमें। और इसके अलावा इसकी रिएक्टेंस, जिसको इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जी, वो कैसे इसको हम लिखेंगे? इसका सिंबल XL है। कैपेसिटर के केस में हमने C लिखा था, ये L है। इज़ इक्वल टू VRMS
ओवर आई आर एम एस इज़ इक्वल टू ओमेगा एल, और यहाँ पर 2 पाई एफ एल रिएक्टेंस के केस में, इंडक्टिव रिएक्टेंस के केस में इसका फॉर्मूला ये है। अब इसमें डायरेक्ट रिलेशन आ जाती है, यानी अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही है तो इसका जो ओहम रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर रही है तो इसकी रिएक्टेंस भी डिक्रीज़ करेगी, यानी इसमें डायरेक्ट रिलेशन की वजह से